IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमिक में राष्ट्रीय आय और सतत विकास से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आए और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया जा रहा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है, जिससे आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो मिश्रित है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है। मतलब ये हुआ कि सरकारी और निजी दोनों मिल करके काम करते हैं। तो हमारे यहाँ निजी सेक्टर और आपका जो प्राइवेट सेक्टर है और जो आपका सरकारी सेक्टर है मिल के काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, जिसमें सरकार और निजी सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसमें। तो भारत को हम किसमें परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला है आपका, एक खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था के रूप में, या जो है एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हमारे यहाँ श्रम अधिक है, मतलब मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, तो श्रम आधारित अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और जो श्रमिक है वो अनस्किल हैं, स्किल नहीं है। ठीक है, मतलब वो कौशलपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की अगर सामान्य विशेषताओं को देखा जाए, तो पहला है प्रति व्यक्ति निम्न आय। याद रखना, जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ की प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूंजी निर्माण की दर भी निम्न होती है, वहाँ पूंजी निर्माण कम होता है, बचत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन सही हो गया। तीसरा है, निम्न आश्रितता अनुपात का मतलब ये होता है कि लोग आश्रित कम हैं किसी पर। तो विकसित देशों में आश्रित लोग कम होते हैं, लोग अपना स्वरोजगार करते हैं। लेकिन जो आपका अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पर जो है उच्च जो है आश्रित लोग होते हैं। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल की शक्ति का होना, याद रखना, ये अल्प विकसित देशों का नहीं होता। अल्प विकसित देशों में लोग कृषि क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, और कृषि क्षेत्र किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और जो तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। तो सेवा क्षेत्र का विस्तार अधिकतर विकसित देशों में ज़्यादा होता है। विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में कृषि और उद्योगों पर ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, ना कि जो है सेवा क्षेत्र पर। तो आपका 4 नंबर भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 1 और 2 होगा। ठीक है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की यही विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं जो दी गई हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील बताती हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका कृषि मुख्य व्यवसाय। तो हमारे यहाँ कृषि जो है क्या है, मुख्य व्यवसाय है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ कुछ समय के लिए काम मिलता है, कुछ समय के बाद बेरोजगारी हो जाती है। जैसे बरसात के समय में गांव में लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं, खासकर मजदूर को खेतों में काम नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता हमारे यहाँ है। तो मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता भी हमारे यहाँ है। मानव पूंजी का बहुत ज़्यादा विकास हमारे यहाँ पर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यह हो जाएगा। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रोटीन का उच्च सेवन हमारे यहाँ नहीं है, प्रोटीन का निम्न सेवन हमारे यहाँ है। इसलिए देखा होगा हमारे यहाँ जो है पोषण की जो है समस्या बहुत ज़्यादा है, कुपोषित लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो विकासशील देशों का कहा जाए, तो भारत के जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के संबंध जो विशेषताएं हैं वो आपका पहला, दूसरा और आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। प्रोटीन की जो प्रति व्यक्ति उच्च सेवन जो उच्च दर है वो हमारे यहाँ बहुत कम है, लोग प्रोटीन का ज़्यादा सेवन नहीं कर पाते हैं। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है किसमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कर सकते हैं, और हमने 2047 तक लक्ष्य रखा है हम विकसित होने का। तो 2047 लक्ष्य रखा गया विकसित होने का, लेकिन अभी हम किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम अभी विकासशील देशों की कैटेगरी में हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताता हो और नीचे दिए गए कोड की सहायता से इसका सही उत्तर भी हमें चुनना है। पहला है आपका कृषि की प्रधानता। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का कृषि प्रधान है और यहाँ पर जो है लगभग 70% लोग कृषि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उद्योग की प्रधानता हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ उद्योगों की प्रधानता बहुत ज़्यादा नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बृहद बेरोजगारी भी हमारे यहाँ, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 1, 3 और 4 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ऐसे ही अपनी समझ को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो पहला है श्रम की न्यून कार्य क्षमता है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति कम आय है, बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण की दर न्यून है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी हमारे यहाँ नहीं है, बस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ पर्याप्त हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। इसीलिए हम प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता के कारण ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा है जो आर्थिक क्रिया नहीं है। तो याद रखना, किसानी करना, नौकरी करना, परिवहन, ये आर्थिक क्रिया होता है, लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा करना ये आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है, मतलब जो अर्थव्यवस्था जुड़ा नहीं है। तो आपका सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार जो है ये अनार्थिक क्रिया होती है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संसाधन और शक्ति संसाधन ये सब क्या है, ये आर्थिक क्रिया होती है, जबकि ये सामाजिक व्यवहार अनार्थिक क्रिया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। जो विकास का जो मॉडल है भारतीय, वो किसके हितों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति और राज्य की दोनों की सुरक्षा करता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं। तो राष्ट्रीय आय याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साधन लागत पर निवल मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यही हमारा क्या है, नेशनल इनकम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना करके पूछे जाते हैं, जिसे आपको अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जब निकालते हैं तो क्या माइनस करते हैं और क्या होता है उसमें, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर सी हो जाएगा। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से माइनस मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो जो ह्रास होता है, जो कमी होती है, उसको घटा देते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो जब तक हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा को ठीक सही तरीके से नहीं याद करेंगे, तब तक हमें ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो गलत हो जाएंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के, ऐसा नहीं कठिन होते, लेकिन चूंकि हम ध्यान नहीं देते हैं इसीलिए क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, सिलेबस को हम ठीक से पूरा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसे आपका पहला है एनएनपी निकालने के लिए क्या करते हैं। तो एनएनपी होता क्या है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकालते कैसे हैं, तो याद रखना जीएनपी का मतलब क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका मतलब होता है जो है आपका क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। उसमें से हम घिसावट व्यय को हटा देते हैं, तब हमें एनएनपी प्राप्त होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है एनएनपी जो है में प्राप्त और कैसे करते हैं, तो जीडीपी, ठीक है, यहाँ पे जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, उस पर घिसावट व्यय को हटा देते हैं। तो याद रखना हमें क्या मिल जाता है, एनएनपी, हमें ये भी मिल जाता है। तो दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इनको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो नेशनल इनकम से जुड़े हुए क्वेश्चन को मैंने कराया भी है, आप जाके प्लेलिस्ट पर देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के
बराबर होती है। तो उत्पादित जो अंतिम वस्तु और सेवा होती है उसके मौद्रिक मूल्य के बराबर क्या होती है, एक देश की राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो परिभाषा को जोड़ के ही क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। तो राष्ट्रीय आय को जो बहुत बेसिक अच्छे से जब तक नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके सही नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो जब हम जीडीपी निकालते हैं तो किसके द्वारा निकालते हैं, तो याद रखना उत्पादन विधि द्वारा निकालते हैं, आय विधि द्वारा निकालते हैं, व्यय विधि द्वारा निकालते हैं, लेकिन जो है ह्रास्य मान लागत विधि द्वारा ये जो है आपका जीडीपी नहीं निकाली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो है जीडीपी निकाली किसके द्वारा जाती है, तो जीडीपी जो है निकाली जाती है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा। यही 3 विधियां हैं जिसके द्वारा राष्ट्रीय जो है आपका जीडीपी निकाली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, जो नहीं है। नेक्स्ट आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक जो सबसे बड़ी समस्या है असंगठित क्षेत्र का होना। हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। ऐसे हमारे यहाँ मजदूर हैं जो स्किल नहीं है, जो लेबर का काम करते हैं, उनकी गणना करना आसान काम नहीं है। घरेलू क्षेत्र में जो घरेलू में आपके जो से माता पिता, जैसे आपकी माता है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, या आपका जो है मैं भाभी, कोई जो घर में काम करती हैं, उनका जो है उनके काम की गणना भी नहीं हो पाती है। ये राष्ट्रीय आय में उनको शामिल नहीं करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में उनको भी शामिल कर लेते हैं, घरेलू क्षेत्र को भी, तो उनकी गणना नहीं हो पाती है। तो याद रखना राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी समस्या यही है, असंगठित क्षेत्र की गणना ना होना। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी। तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। याद रखना यदि एक निश्चित मतलब एक दी गई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय अगर दोनों बढ़ेगी, दुगनी हो जाएगी, तो वास्तविक आय हमेशा अपरिवर्तित रहेगी, बदलेगी नहीं। क्योंकि कीमत भी बढ़ रही है तो आय भी बढ़ रही है, दोनों लगातार बढ़ रही है। तो जितनी कीमत बढ़ेगी चीज़ों की उतनी आय भी बढ़ रही है, तो उससे जो है सामान खरीदना आसान हो जाएगा। तो अब जो है क्या होगा, तो उससे जो है वास्तविक आय क्या होगी, वो अपरिवर्तित रहेगी, वो बदलेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। इनमें किसको हम साधारण रूप से ध्यान में नहीं रखते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद को रखा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को भी ध्यान में रखा जाता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को भी ध्यान में रखते हैं जब आर्थिक विकास की कल्पना करते हैं। लेकिन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमर्त्य सेन को भारत की अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी काम करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो है क्या सुझाव दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा रहा है और इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। इसे वस्तु जो है उन्मुख होना चाहिए, ये गलत है। इन्होंने कहा था इसे वस्तु उन्मुख जरूरत नहीं है, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। जन मतलब हो गया जनता, इसे जो है कल्याणकारी होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को कल्याणकारी होना चाहिए, ना कि वस्तु उन्मुख होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जन उन्मुख मतलब हो गया कि जनता के हिसाब से काम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, जो सबसे निर्धन व्यक्ति है उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही कहा है कि उन्होंने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ो लेकिन अपने राष्ट्रीय बचाव को भी बनाए रखो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये अमर्त्य सेन की अर्थव्यवस्था के संबंध में सुझाव दिया था उन्होंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 इसमें सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किसने किया था, ये कथन किसका है, जिन्होंने ये कहा था कि आर्थिक नियोजन मतलब जब प्लान बनाया जाए, योजना बनाई जाए, तो वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाए, यह अमर्त्य सेन जी ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसीलिए इनके अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। ये हमेशा कल्याण की ही बात इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी
कम है। ठीक है, तो क्यों है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो हमारे यहाँ कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होने की वजह से श्रम की भागीदारी कम है। श्रम मतलब मजदूरों की भागीदारी कहाँ पे कम है? तो जीएनपी में कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कीमत बहुत ज़्यादा है लेकिन वस्तुओं का, लेकिन उतनी मजदूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें सही कथन में कौन सा खोजना है? पहला है आपका, सकल घरेलू उत्पाद में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। ये गलत है, 4 गुना वृद्धि नहीं हुई है, 2 गुना वृद्धि हुई है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। तो याद रखना, जीडीपी में प्राइवेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और सार्वजनिक मतलब सरकारी सेक्टर के अंश में कमी आ रही है। तो ये आपका 2 नंबर तो सही हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर आपका जो है ये 1 नंबर आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका केवल 2 हो जाएगा, जो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सही है? तो आपका केवल 2 नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो याद रखना, जब हमने नई आर्थिक नीति को अपने 1991 में अपनाया था तो हमने उसमें उदारीकरण को अपनाया था, निजीकरण को अपनाया था और वैश्वीकरण को अपनाया था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो हमने जब नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाया था तो हमने उदारीकरण का मतलब यह हुआ कि हमने उद्योगों के जो नियम कानून होते थे उनको मैंने बहुत उदार बना दिया कि आप उद्योग चालू कर सकते हैं, आपको परमिशन मिल जाएगी। निजीकरण मतलब इसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और वैश्वीकरण मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया, जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तीनों चीजों को इसमें अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। ठीक है, तो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो हमने औद्योगिक क्षेत्रों में लाइसेंस को क्या किया? समाप्त कर दिया, जिससे हम उदारीकरण को अपना लिया, जिससे हमारे देश में विदेशों से और भारतीय जो है तमाम उद्योगों की स्थापना तेजी से होने लगी, क्योंकि लाइसेंस व्यवस्था को हमने क्या किया? समाप्त कर दिया। तो लोगों को कठिनाइयां कम होने लगी, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बूम करने लगी। तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जो भारत के पूर्व जो है गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो याद रखना, उस समय जिस समय 1991 में जो है ये उदारीकरण को अपनाया गया था, निजीकरण को अपनाया गया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे। तो इनको ही माना जाता है, इन्होंने ही उदारीकरण को, निजीकरण को बढ़ावा दिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का मुख्य कारक नहीं है? आर्थिक विकास का इसमें मुख्य कारक कौन सा नहीं है? पहला है पूंजी का संचय और तकनीक सुधार। बिल्कुल सही है। जब तक हम पूंजी का संचय, पूंजी पैसा को नहीं बचाएंगे और तकनीक सुधार नहीं करेंगे, आर्थिक विकास नहीं होगा। जनसंख्या में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या में परिवर्तन भी आर्थिक विकास को बढ़ा सकता है। विशेषीकृत क्रियाओं, गतिविधियों में श्रम विभाजन बहुत जरूरी है कि अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग श्रम विभाजन होना चाहिए। और तकनीकविद और नौकरशाही, ये गलत हो जाएगा। तकनीक जो है विद और नौकरशाही की जरूरत यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ऐसे ही हमें जो है ठीक से पढ़ करके और तभी हम इसके आंसर को हमें निकालने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? इसमें कौन ऐसा है जो आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो याद रखना, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में अगर हम वृद्धि होती है, सुस्थिर वृद्धि होती है। याद रखना, प्रति व्यक्ति आय में जब तेजी से वृद्धि होती है तो ये आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। जब आर्थिक वृद्धि का संबंध ही प्रति व्यक्ति आय, अगर कभी प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ेगी तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से बढ़ता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो याद रखना, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा जो सूचकांक है वो प्रति व्यक्ति जो है वास्तविक आय में वृद्धि। यही आपको बताया मैंने, क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा घुमा के पूछा था, इसलिए मैंने आपको दे दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास तेजी से होगा। ठीक है, तो यही इसका सूचक है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? क्वेश्चन वही है,
अलग तरीके से प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़ता जाएगा, आर्थिक वृद्धि होती जाएगी। इसका सबसे अच्छा सूचक या मापन यही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही था, अलग अलग शब्दों में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है कि जिससे आपको जो है इसके बारे में अच्छे से पता हो जाए। नेक्स्ट आपका, किसी देश में जीवन स्तर पर जो है प्रतिबिंबित होता है। अगर किसी देश में जीवन स्तर अच्छा सुधार हो रहा है तो वो किसके द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय में, अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो जीवन स्तर अच्छा होता चला जाएगा, नहीं तो जीवन स्तर खराब हो जाएगा और जो है गरीबी बढ़ती जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना बहुत जरूरी है, जो आर्थिक वृद्धि का भी सूचक है। नेक्स्ट आपका, 1867-68 में भारत प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया था या किसने सबसे पहले इसके बारे में बात कही थी? तो दादा भाई नेरोजी ने इंडिया डेब्ट टू जो है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक इन्होंने अपने लेख में ये कहा था, और लंदन में कहा था इन्होंने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इन्होंने कहा था कि जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 20 रुपये है। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नेरोजी जी थे। नेक्स्ट आपका, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 1949 में राष्ट्रीय जो है ये निकालने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी। तो याद रखना उसका जो है अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो पीसी महलनोबिस थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। पीसी महलनोबिस जो है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा BKRB राव। BKRB राव ने ही जो है वैज्ञानिक तरीके से पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निकाली जाती है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। सबसे पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता था, फिर इसमें मदद कौन करता था? राष्ट्रीय जो है प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO मदद करता था। लेकिन 2019 में सरकार ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने दोनों को एक कर दिया। अब जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जो है NSO। अब NSO द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो भारत में पूंजी निर्माण जो हो रहा है इसका आंकड़ा कौन निकालता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, जो पूंजी निर्माण की रिपोर्ट प्रकाशित करता है और उसका काम वही करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है? आधार वर्ष या जब राष्ट्रीय आय निकाली जाती है तो कोई न कोई आधार वर्ष लिया जाता है। आधार वर्ष क्यों लेते हैं? उस वर्ष अच्छा कोई काम होता है, मतलब राष्ट्रीय आय बहुत अच्छी होती है, हर क्षेत्र में ग्रोथ होता है, तो उसको आधार वर्ष लेकर के और फिर उसी से हम वर्तमान राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे जो आधार वर्ष होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो लिखा है साफ साफ यहाँ पर, इसका आंसर सी हो जाएगा। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP गणना के लिए किया जाता है। क्या देखना, क्योंकि उस वर्ष अच्छा हुआ होगा GDP, इसीलिए उसको आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न राज्यों पर विचार कीजिए और इन राज्यों का उनके प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। तो किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति क्या कहते हैं, निवल राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है, घरेलू उत्पाद बहुत ज़्यादा है, तो इसको अगर हम क्रम से सजाते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले महाराष्ट्र होगा 3 नंबर, इसके बाद होगा आपका गुजरात होगा, इसके बाद तमिलनाडु होगा और फिर कर्नाटक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही क्रम से इसको हमें अच्छे से करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद किस राज्य का सबसे कम है, तो बिहार का सबसे कम है, ये भी याद रखना। और सबसे ज़्यादा किसका है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है और सही कथन की हमें इसको चुनना है। पहला है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करता है। पूंजी निर्माण कब होता है? जब हम बचत करते हैं, पैसे बचत करते हैं और वित्तीय संस्थान उसकी मदद करते हैं, तो पूंजी निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप अपने घर में पैसा जमा करते हैं, वो भी क्या है? पूंजी है आपकी। पूंजी निर्माण कब होगा? जब आप बचत करेंगे तब होगा। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। निवेश मतलब भी हो गया इन्वेस्टमेंट। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हमें पूंजी निर्माण करना है तो हमें
इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बचत करनी पड़ती है। तो जो है इसके लिए जो है निवेश करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारकों ने भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी हुई? क्या रखना भारत में, याद रखना प्रति व्यक्ति आय धीमी क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, हमें ये खोजना है। कौन से ऐसा कारण है जो प्रति व्यक्ति आय को बहुत ज़्यादा धीमी कर रहे हैं? ठीक है, पहला है आपका उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। याद रखना उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात भी हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, तो हमारे यहाँ जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर है जो हमारी प्रति व्यक्ति आय को धीमा कर रहे हैं। पूंजी निर्माण की ऊंची दर बिल्कुल नहीं, पूंजी निर्माण की निम्न दर हमारे यहाँ है। पूंजी निर्माण, लोग बचत बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पूंजी निर्माण की दर क्या है? बहुत कम है। वित्तीय घाटे का ऊंचा होना, ये भी गलत हो जाएगा। वित्तीय घाटे का ऊंचा नहीं, वित्तीय घाटे का कम होना जो है, तो ऊंचा हो जाने के कारण ये भी जो है इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो सही है, जो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि को धीमा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। और सही कथन इसमें वर्ग को चुनना है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तेजी से कम क्यों हो रही है। ठीक है, पहला है आपका तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल सही है। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जिसने जो है प्रति व्यक्ति आय को निम्न पहुंचा दिया है। जो साहसीपन का अभाव है, हमारे यहाँ लोग साहस नहीं दिखाते हैं, व्यापार में, कृषि करने में साहस नहीं दिखाते हैं, ये भी एक कारण है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है, इस बात को अच्छे से याद रखना। ठीक है, दूसरा आपका है अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में, ये भी एक कारण है। कृषि का आधुनिकीकरण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कृषि का आधुनिकीकरण उत्तर प्रदेश में नहीं है, बहुत कम है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 1, 2, 3, जो प्रति व्यक्ति आय को कम करने में योगदान। अब यही क्वेश्चन मेंस में लिखने का आ जाए तो आपको यही पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक बचत करता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना घरेलू क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में बचत लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा पैसा बचाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा होता है? तो सबसे अधिक जो घरेलू बचत में हिस्सा सबसे अधिक होता है वो कौन सा होता है? भौतिक परिसंपत्तियों का, जो सामान को खरीद ला के घर में रख देते हैं उसे हम भौतिक संपत्ति कहते हैं। तो भौतिक संपत्तियों के रूप में हम घरेलू बचत ज़्यादा करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? तो याद रखना भारत में सतत विकास लक्ष्य को जो रिपोर्ट आती है उसके लिए नीति आयोग जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो नीति आयोग ही सतत विकास की रिपोर्ट जारी करती है और सतत विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जिम्मेदार एजेंसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक अब सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? याद रखना जो सतत विकास लक्ष्य जारी किया गया है ये 2012 के रियो सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी और सतत विकास लक्ष्य टोटल 17 हैं और इसको 2030 तक प्राप्त करना है पूरे दुनिया को, तो भारत को भी प्राप्त करना है, ये आपको याद रखना है। और सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत 2016 से लेकर के 2030 तक है, तो 15 वर्षों में 2030 तक 17 लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो याद रखना जो 17 लक्ष्य हैं उसमें सबको पानी की उपलब्धता वाला लक्ष्य कौन सा है ये आपको याद रखना है। तो पानी की उपलब्धता लक्ष्य जो है उसको कहते हैं 6 नंबर का है SDG। SDG जो है कौन सा है आपका? ये 6 नंबर का है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको फुल फॉर्म इसका क्या है? SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 6 नंबर का जो गोल है ये किसके लिए है? तो स्वच्छ पानी के लिए, उसके उपलब्ध करने के लिए ही सरकार काम कर रही है और सब घरों तक जो है स्वच्छ जो है नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है। ठीक है, तो आपको सतत विकास लक्ष्य 17 कौन कौन से हैं इस लिस्ट को आप देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे पहला जो है गरीबी, दूसरा भुखमरी को समाप्त करना है, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है, चौथा नंबर गुणवत्ता शिक्षा है जो है, इसके अलावा 5 नंबर पे आपका लैंगिक समानता है, 6 नंबर पे स्वच्छता है, स्वच्छ जल और स्वच्छता है, तो वही आपका हो गया। ठीक है, इसके अलावा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है 7 नंबर पर, सभ्य
कार्य और आर्थिक विकास 8 नंबर पर, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा का विकास 9 नंबर पर है, असमानताओं में कमी लाना 10 नंबर पर है, टिकाऊ विकास करना 11 नंबर पर है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन को अच्छा करना है 12 नंबर पर है, जलवायु कार्यवाही 13 नंबर पर है, पानी के नीचे जीवन समुद्र के लिए यह है तो इसका नंबर जो क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर है, जमीन पर जीवन 15 नंबर है, शांति न्याय और मजबूत संस्थान 16 नंबर पर है और लक्ष्यों के लिए विश्व की भागीदारी 17 नंबर पर है। तो 17 लक्ष्य आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस नंबर पे कौन है। तो यहाँ अगर 6 नंबर पूछा गया है तो आगे किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका समृद्धि की सीमा लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसके किसके द्वारा किया गया था, क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। उन्होंने जो है ग्रोथ की एक लिमिट होनी चाहिए समृद्धि की, ये बात इसमें कही गई थी। नेक्स्ट आपका सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था। तो सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं, इसे संपोषणीय विकास भी कहते हैं। तो सतत विकास शब्द का अस्तित्व सबसे पहली बार कब आया अगर पूछा जाए तो ये 1980 में आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। और इस शब्द को जो है जब अपनाया गया था तो सतत विकास शब्द के पहली बार जब 1980 में इसका प्रयोग किया गया था तो एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, में पाया गया था, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड के समर्थन से इसको प्रकाशित किया गया था। तो सबसे पहली बार सतत विकास की कल्पना कब की गई थी, शब्द अस्तित्व में कब आया था, तो 1980 में आया था। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और संसाधनों जो अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से किस अवधारणा की परिभाषा है। तो ये संपोषणीय विकास, इसी को कहते हैं सतत विकास, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं संपोषणीय विकास कहते हैं। तो संपोषणीय विकास या टिकाऊ विकास, सतत विकास, इसी को कहते हैं। तो इसमें इसकी परिभाषा मुख्य रूप से क्या है कि भविष्य के लिए ऊर्जा संसाधन को सुरक्षित रखो और वर्तमान जनसंख्या के लिए भी जो है संसाधन यूज करो। तो संसाधन इस तरह से यूज करो कि तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए और भविष्य के लिए हम उसको गिफ्ट में दे सकें, चाहे आपका कोई भी संसाधन हो, चाहे जल हो, चाहे स्वच्छ वायु हो, चाहे कोई भी संसाधन क्यों ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा संपोषणीय विकास की ये अवधारणा है। अब उसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से यहाँ दिया गया, परिभाषा एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास का उद्देश्य यही है कि अपनी आवश्यकता को इस तरह पूरा करो कि तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं, संसाधनों को इस तरह से उपयोग करो कि तुम्हारी आवश्यकता पूरी होते हुए और भविष्य के लिए हम संसाधनों को संरक्षित कर सकें कि आने वाली पीढ़ी को हम इसको उपहार में दे सकें। क्यों, क्योंकि हमें भी हमारे पूर्वजों ने उपहार में इस संसाधनों को दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को उपहार में इसे दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास का आधार क्या है। सतत विकास का जो आधार है वो क्या होता है, तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण होता है। इसमें संसाधनों को संरक्षित करना होता है, इसीलिए इसको पर्यावरण से जोड़ के देखा जाता है। तो सतत विकास का जो मुख्य दृष्टिकोण है वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी संवेदनशीलता की घटना होती है। तो याद रखना ये किसके लिए, तो याद रखना प्राकृतिक संसाधनों के लिए। तो प्राकृतिक संसाधनों के लिए ही जो है सतत विकास को लाया गया है और अंतर पीढ़ी संवेदनशीलता बताई गई है कि हम इस संसाधन का इतने अच्छे से दोहन करें कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए और भविष्य के लिए हम उपहार में इसको रख सकें। इसी को कहते हैं अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता, इसी को कहते हैं सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट आपका कौशल विकास योजना जो है बढ़ाती है क्या। कौशल विकास योजना है वो क्या बढ़ाती है, तो कौशल विकास योजना मानव पूंजी को बढ़ाती है। तो जब हम किसी को स्किल कर देते हैं, याद रखना हम मानव पूंजी कब बना सकते हैं, जैसे ये मानव पूंजी है तो मानव पूंजी को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एजुकेशन को अच्छा करना है, दूसरा हेल्थ को अच्छा करना है और तीसरा स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास को अगर ठीक कर देते हैं तो मानव पूंजी बन जाएगी, ठीक है। और मानव पूंजी जो है यही देश के संसाधन के रूप में उपयोग होगा, ठीक है। तो याद रखना इसीलिए मानव पूंजी बनाने के लिए कौशल विकास जरूरी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है क्या चीज। तो जब मानव पूंजी में हम चीज़ों को
जोड़ते हैं चीज़ों से, उसको मानव पूंजी को बनाते हैं, तो उससे होता क्या है, तो संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। ठीक है, जब हम मानव पूंजी बना देते हैं तो उससे संसाधन का समुचित उपयोग होता है, दोहन नहीं होता है। उत्पादकता में वृद्धि भी होती है, कुशलता में वृद्धि हो जाती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो मानव पूंजी बढ़ने से ये सारे लाभ होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या होता है, तो जो याद रखना, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है। ठीक है, तो अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, मतलब यह हुआ कि अवसंरचनाओं का विकास करेंगे तो समावेशी विकास अच्छा होगा। और समावेशी समृद्धि का मतलब होता है सबका विकास, समाज के हर वर्ग का विकास, अब समाज के अंतिम वर्ग तक का विकास उसे कहते हैं। तो जब तक हम अवसंरचनाओं में विकास नहीं करेंगे तब तक हम लोगों तक सेवाएं नहीं पहुंचा सकते हैं। कृषि का जो है पुनरुद्धार, कृषि का बहुत जरूरी है। जब तक हम कृषि को मजबूत नहीं करेंगे हम समावेशी विकास नहीं कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकतम उपलब्धता ये भी जरूरी है, तभी हम समृद्धि समावेशी विकास कर सकते हैं। और समाज की जो अंतिम वर्ग है, SC ST OBC, इन सब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य को आसानी से पहुंचा सकते हैं, इन सामाजिक सेवाओं से जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो समावेशी शासन के अंग किसे हम कहेंगे, तो याद रखना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम जो गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां हैं उनको बैंकिंग करने की जरूरत नहीं है, जो बैंक है उन्हीं को अच्छा करने की जरूरत है। दूसरा है आपका, सभी जिलों में प्रभावित जिला योजना समिति गठित करना, बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य पे बहुत कम पैसा खर्च होता है, उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। दोपहर का भोजन, जिसे मिड डे मील कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री पोषण योजना भी कह देते हैं, योजना का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है, जिससे समावेशी शासन को स्थापित किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये जो है 55 क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने इकोनॉमिक्स के करा दिया है। इसी तरह के लगातार क्वेश्चन मैं करा कर 6-7 पार्ट में आपको सारा करा दूंगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और आपके जो बहुत घनिष्ठ मित्र हों उनको वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी चैनल से जोड़िए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।